नमस्कार। तो चलिए आज भारत की उन दो बड़ी लड़ाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जो एक साथ लड़ी जा रही हैं और जिनके जरिए देश असल में खुद को एक नई पहचान दे रहा है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र असल में बदलता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भारत के लिए शायद सबसे ज़्यादा मायने रखता है और हमारी पूरी बातचीत की नींव भी यही सवाल है। देखिए, भारत का ये जो बदलाव है ना, ये दो मोर्चों पर हो रहा है। ये दोनों मोर्चे अलग दिखते हैं पर असल में एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। एक है आंतरिक लड़ाई, मतलब सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो सड़न है, उसके खिलाफ। और दूसरी है बाहरी लड़ाई, जो हमारी सोच, हमारे इतिहास के बारे में जो गलत बातें बताई गई हैं और उस औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ है जिसने हमें सालों तक जकड़े रखा। तो चलिए पहली और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई से शुरू करते हैं, यानी देश के अंदर वित्तीय अपराधों के खिलाफ वो जंग जिसकी कमान ईडी के पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह जैसे अधिकारियों ने संभाली थी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उस दबाव को दिखाता है जिसका सामना इन अधिकारियों को हर रोज करना पड़ता है। सोचिए, जब एक ताकतवर मंत्री ने कर्नल सिंह को धमकाते हुए कहा कि वो किसी को भी अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना सकते हैं, तो सिंह का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, सर जब वो बन जाए तब मेरे पास भेजिएगा। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनसे लड़ना कितना मुश्किल काम है। तो ईडी असल में करता क्या है? वो अपराध की कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के पीछे जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है वो पैसा या संपत्ति जो किसी गंभीर अपराध से कमाई गई हो। ईडी का मुख्य काम यही पता लगाना है कि इस गंदे पैसे को सफेद यानी लीगल कैसे बनाया जा रहा है। और एक मजेदार बात यह है कि हर अवैध पैसा एक जैसा नहीं होता। हम अक्सर ब्लैक मनी के बारे में सुनते हैं, जो ज्यादातर टैक्स चोरी से आता है और उसकी जांच इनकम टैक्स विभाग करता है। लेकिन ईडी का असली फोकस रेड मनी पर होता है, जो आतंकवाद और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़ा है, और पिंक मनी पर, जो ड्रग्स की तस्करी से आता है। तो ये पूरा खेल होता कैसे है? एक असल केस से समझते हैं। पहला स्टेप, भ्रष्टाचार का कैश जमा किया जाता है। इसके बाद उस कैश को सैकड़ों शेल कंपनियों में, मतलब सिर्फ कागज पर मौजूद कंपनियों में छोटे छोटे अमाउंट में डालकर घुमाया जाता है। तीसरा स्टेप, उसी पैसे से अपनी ही कंपनी का 10 रुपए का शेयर 25,000 रुपए जैसी अविश्वसनीय कीमत पर खरीदा जाता है। और आखिर में 1 साल बाद वही शेयर 2 रुपए में वापस खरीद लिया जाता है। नतीजा, सारा का सारा काला धन लीगल इन्वेस्टमेंट गेन बन जाता है। अब इस लड़ाई का पैमाना कितना बड़ा है? कर्नल सिंह के कार्यकाल में ईडी ने अपराध की कमाई से 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस लड़ाई की गंभीरता को दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो यह पहली लड़ाई सिस्टम को अंदर से साफ करने की है। लेकिन घर के अंदर की सफाई तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उस कहानी का क्या, जो हम खुद को और दुनिया को सुनाते हैं। और यहीं से हमारी दूसरी लड़ाई शुरू होती है। ये दूसरा मोर्चा विचारों का है, पहचान का है और इतिहास का है। इस लड़ाई को हम अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के काम के जरिए समझेंगे। ये है INSV कौंडिन्य। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये 5वीं सदी के एक भारतीय जहाज की हूबहू नकल है, जिसे बिना एक भी कील और बिना किसी इंजन के बनाया गया है। ये हमारे उस साहसिक समुद्री अतीत का एक जीता जागता प्रतीक है जिसे हमें भुला दिया गया था। जैसा कि संजीव सान्याल कहते हैं, भारतीय इतिहास वो बिल्कुल नहीं है जो हमें मानने के लिए सिखाया गया। ये सोचना कि भारतीय बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और विजेताओं का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर हमें सभ्यता सिखाएंगे, ये इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। और यही इस दूसरी लड़ाई का मूल मंत्र है। इस लड़ाई में हमारा वैचारिक दुश्मन है मैकाले मानसिकता। ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे और जो भी अच्छा हुआ वो हमेशा बाहर से ही आया। और ये मानसिकता हमें हर जगह दिखती है। हमारे इतिहास को सिर्फ आक्रमणों की एक लंबी कहानी बना दिया गया। सम्राट अशोक जैसे महान शासक को सिर्फ एक शांतिवादी के रूप में दिखाया गया। उनकी बाकी ताकत और साम्राज्य को नजरअंदाज कर दिया गया। भारत के शानदार समुद्री इतिहास को तो जैसे पूरी तरह से मिटा ही दिया गया। और आज भी कुछ वैश्विक सूचकांक लगातार भारत में लोकतांत्रिक गिरावट की कहानियां गढ़ते रहते हैं। तो ये दूसरी लड़ाई सिर्फ अतीत को सुधारने की नहीं है, बल्कि विश्व मंच पर एक नई आत्मविश्वास से भरी पहचान बनाने की है। ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। अब सवाल ये उठता है कि एक देश को इन दो बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ने की ऊर्जा और दर्शन कहाँ से मिलता है? इसके पीछे का असली इंजन क्या है?
और इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक विचार में छिपा है, जिसे सान्याल मंथन या अंग्रेजी में चर्न कहते हैं। आर्थिक मंथन का मतलब है एक ऐसी राष्ट्रीय सोच जो जोखिम लेने और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से घबराती नहीं। ये एक ऐसा माहौल है जहां कंपनियों का दिवालिया होना कोई नैतिक विफलता नहीं, बल्कि एक गतिशील और इनोवेटिव समाज का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। इसको समझने के लिए अमेरिका और चीन जैसी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं को देखिए। वहां टॉप कंपनियां लगातार बदलती रहती हैं, गूगल, टेस्ला, अलीबाबा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप जैसी स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में दशकों से वही पुरानी कंपनियां टॉप पर हैं। ये एक तरह के ठहराव का संकेत है। अब ये मंथन की फिलॉसफी उन दोनों लड़ाइयों को ताकत कैसे देती है? पहली बात, जब अर्थव्यवस्था में लगातार उथल-पुथल होती है तो भ्रष्टाचार और एकाधिकार अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा चुनौती मिलती रहती है। दूसरी बात, जोखिम लेने वाली आर्थिक संस्कृति ही वो आत्मविश्वास और दौलत पैदा करती है जिससे आप वैश्विक धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। और अंत में ये देश के बिजनेस एलीट को हमेशा नया और ताज़ा रखता है, जिससे ठहराव नहीं आता। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं और देखते हैं कि भारत अपने भविष्य की कहानी आखिर लिख कैसे रहा है। पूरी बात का सार ये है कि किसी भी राष्ट्र के उदय के लिए अंदरूनी सफाई और बाहरी आत्मविश्वास दोनों एक साथ जरूरी हैं। ये दो अलग-अलग लड़ाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इन दोनों ही लड़ाइयों को ऊर्जा देने वाला इंजन एक ही है। एक ऐसी संस्कृति जो जोखिम को अपनाती है, जो रचनात्मक विनाश का स्वागत करती है और जो निरंतर मंथन के साथ सहज महसूस करती है। और अंत में एक सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कोई राष्ट्र एक नया भविष्य तब लिख सकता है जब वो अभी भी अपने अतीत की सफाई कर रहा हो? यही वो महान चुनौती है जो आज भारत के सामने है।